Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 4, which is Behavioral Disorders of Childhood and Adolescence. This is subsection of Unit 4. Unit 4 is Counseling Children. Unit 4 is from Block 1, Group B, MPCE 0 to 3, Interventions in Counseling. So in this chapter there are several disorders which are given. So I have decided to tell you every disorder in separate videos so that it would be helpful when you will be practicing counseling individually. So it will be easier for you to revise these videos independently, whichever disorder you want to know. So that is my main idea, to make different videos out of this chapter or several illnesses which are given in our syllabus. So in this video I am going to cover only behavioral disorder of children and first of all we are going to do sleepwalk. Sleepwalk is also called somnambulism. इसको स्लीप वॉक को हम सोमनाम्बुलिज्म भी कहते हैं। और सोमनाम्बुलिज्म में अगर आप देखें तो इसको स्लीप वॉक आपने नाम सुना ही होगा, जो नींद में चलते हैं उसको स्लीप वॉक कहते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर है ये बच्चों में होता है, और जिसमें बच्चे जो होते हैं वो बेड से उठकर और चलना शुरू कर देते हैं, और ये कॉन्शियस नहीं होते, इनको पता ही नहीं होता, इनको याद ही नहीं होता कि ये ऐसा कुछ कर रहे हैं। जब ये स्लीप वॉक स्टार्ट होता है तो ये एज ग्रुप होता है 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज। इस एज ग्रुप में ये स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू DSM-4। DSM-4 ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपडेट होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू दी रिसेंट इन्फॉर्मेशन। तो इसके बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं ऑलरेडी, 5 भी आ चुका है, 6 भी आ चुका है। सो इसमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। हमारे सिलेबस में 4 तक ही दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने बताया है कि जो स्लीप वॉक होता है उसमें सिर्फ 10 to 30% बच्चे होते हैं जो जिनमें होता है ये 6 to 12 ईयर्स की एज में। ये जो डिसऑर्डर है इसमें ये जो बच्चे हैं ये सोते हैं नॉर्मली, जैसे बाकी लोग सोते हैं वैसे ही नॉर्मली सोते हैं, लेकिन सोने के 2 या 3 घंटे के बाद ये उठते हैं, अपने रूम से वॉक करना शुरू कर देते हैं, या तो रूम के अंदर या दूसरे रूम्स में या घर के बाहर जाके वॉक करने लगते हैं। और ये कुछ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि कोई खाना खाने लगेंगे या फिर किसी टॉय से खेलने लगेंगे, और ऐसे कुछ कुछ एक्टिविटीज करेंगे एंड फिर बाद में अपने आप ही अपने बेड पे आके लेट जाएंगे। इनको मॉर्निंग में कुछ याद नहीं रहेगा कि ऐसा कुछ हुआ है। ये जो बच्चे होते हैं जब ये स्लीप में चल रहे होते हैं तो इनकी जो आईज होती है या तो पार्शियली खुली होती है या पूरी खुली होती है अच्छे से। सो ये जो एपिसोड है इनका ये 15 से 30 मिनट के बीच में चलता है, मतलब 15 से आधे घंटे के बीच, 15 मिनट से आधे घंटे के बीच में ये इस तरह की एक्टिविटी शो करेंगे एंड उसके बाद अपने आप अपने बेड पे आके लेट जाएंगे। ये जो नोटिस किया गया है कि ये तब होता है जब नॉन रैपिड आई मूवमेंट होता है स्लीप में। नॉन रैपिड आई मूवमेंट मतलब जब हमारी आंखें बंद होती है तो अब थोड़े टाइम हमारी आंखें मूवमेंट शो करती हैं। अगर आप किसी को सोते हुए देखें तो आपको पता चलेगा। और उसके बाद नॉन रैपिड मतलब मूवमेंट तो बंद हो जाता है। तो जब नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाला फेज आता है स्लीप का, तब ये बच्चों में ये एक्टिविटी देखी जाती है। रिसर्चर्स कहते हैं कि स्लीप वॉक इसीलिए होता है कि या तो बच्चों में कोई एंजाइटी हो रही होती है किसी सिचुएशन को लेके जो हो गई है या फिर रिसेंटली होने वाली है, उस केस में इनको ये स्लीप वॉक की ये एक्टिविटी शो करते हैं। अगर आप काउंसलिंग करते हैं ऐसे बच्चों की तो उनकी बिहेवियरल थेरेपी की जाती है, और जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी। बट इसमें इन्होंने सब सेक्शन में जरूर कुछ टेक्निक्स बताई हैं जो हम इंक्लूड कर सकते हैं इसी वीडियो में। जैसे कि इन्होंने बताया है कि इन बच्चों का हमें न्यूरोलॉजिकल और मेडिकल रिपोर्ट्स को भी देखना पड़ेगा बिहेवियरल थेरेपी करते टाइम, क्योंकि हो सकता है कुछ और रीजन हो, कोई और मेडिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो स्लीप वॉक कर रहा है।
तो जो बाकी टेक्निक्स हैं काउंसलिंग की, उसमें होता है कि बच्चे को सबसे पहले ठंडे पानी से फेस धुलवाइए जब आपने देखा कि वो स्लीप वॉक कर रहा है, और ये श्योर करें कि वो जाग गया है पूरी तरह से। दूसरा, चाइल्ड का ने अगर कोई नाइटमेयर देखा है, कोई डरावना सपना देखा है या कोई सपना देखा है सिर्फ, तो उस बच्चे से पूछिए कि उसने नाइटमेयर में क्या एक्सपीरियंस किया था, उसको कैसा फील हुआ, क्या देखा उसने सपने में। फिर असर्टिव ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंटीग्रेटिव अप्रोच होती है जो काउंसलिंग की, इंटीग्रेटिव अप्रोच का मतलब होता है हम काउंसलिंग की डिफरेंट टेक्निक्स को जब कंबाइन करके काउंसलिंग करते हैं तो उसको हम इंटीग्रेटिव अप्रोच कहते हैं काउंसलिंग की। इससे हम उसके जो सपना है उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मतलब उसका इनडायरेक्ट मीनिंग निकाल सकते हैं कि क्या उसके सपने में जो देखा वो कैसे उसकी रियल लाइफ से रिलेटेड है। सेकेंड डिसऑर्डर जो बच्चों में हमने देखा है, जो बिहेवियरल डिसऑर्डर में आता है, उसको बोलते हैं टिक्स। टिक्स जो है ये मस्कुलर ट्विस्ट होता है या स्पाज्म होता है। अगर आपको याद है कुछ सीरियल्स में भी कुछ लोग दिखाते हैं जो अपने गाल को या तो ट्विस्ट करते रहते हैं या आईज को ब्लिंक करते रहते हैं या फिर लिप्स को लिक करते रहते हैं सारे टाइम, या नेक को ट्विस्ट करते रहते हैं। ज्यादातर विलन्स में दिखाते हैं कि वो नेक ट्विस्ट कर रहा है। सो ये टिक्स होता है एक्चुअली, जिनको जनरली देखा जाता है जो, या फिर नोज को ब्लो करते हैं या थ्रोट को क्लियर करने के लिए करते रहते हैं बीच बीच में, चाहे गले में कुछ नहीं है तो भी करते रहेंगे, या माउथ को ट्विस्ट करते रहेंगे। तो ये सारे टिक्स का एग्जाम्पल है जो लोगों में दिखेगा। ये जो टिक की प्रॉब्लम है ये 2 से लेकर 14 साल की उम्र के बीच में स्टार्ट होती है, और ये लाइफ लॉन्ग भी चल सकती है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए। ये बॉयज में ज्यादा देखी गई है और गर्ल्स में कम देखी गई है। इसका जो ट्रीटमेंट है ये कहा जाता है ये एंजाइटी की वजह से होती है। एंजाइटी के इशू की वजह से ऐसी ये एक्टिविटी शो करते हैं। जितनी ज्यादा एंजाइटी होगी उतना जल्दी फ्रीक्वेंटली ऐसी चीजें करेंगे, और एंजाइटी नहीं होगी तो ये इनको नहीं याद रहेगा, ऐसा नहीं करेंगे। तो कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये ऐसी एक्टिविटी करते हुए दिखाई देंगे। इसके ट्रीटमेंट के लिए बिहेवियरल इंटरवेंशन होता है, यानी कि उनके बिहेवियर चेंज करने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती है, अवेयरनेस टेक्निक सिखाई जाती है, जहां जैसे ही वो अवेयर होते हैं कि अरे उनके साथ ये प्रॉब्लम है, दे विल ट्राई टू कंट्रोल इट। कॉग्निटिव टेक्निक्स भी होती हैं जो उनको तरह तरह की एक्टिविटीज से करा सकते हैं, और योगा इज ऑल्सो हेल्पफुल इन टिक्स। नेक्स्ट जो बिहेवियरल डिसऑर्डर बताया है वो है फंक्शनल एन्यूरेसिस और एनकोप्रेसिस। जो एन्यूरेसिस आया है यूरिन डिस्चार्ज के लिए, और एनकोप्रेसिस आया है स्टूल डिस्चार्ज के लिए, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यानी कि स्टूल्स होते हैं या उसको हम फीसेस कह सकते हैं, तो जो पॉटी कह सकते हैं जनरल लैंग्वेज में। तो पॉटी का डिस्चार्ज हो जाना उसको हम एनकोप्रेसिस कहते हैं, और यूरिन का डिस्चार्ज हो जाना एन्यूरेसिस कहलाया जाता है। सो ये जो है ये इनवॉलेंटरी हैबिचुअल डिस्चार्ज होता है यूरिन का। इनवॉलेंटरी मतलब खुद के कंट्रोल में नहीं होता, बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाता यूरिन को। और ये हैबिचुअल है मतलब कि आप बहुत फ्रीक्वेंटली बार बार देखेंगे ऐसी चीजें होते हुए उस बच्चे के साथ, और यूरिन डिस्चार्ज हो जाएगी। खासतौर से नाइट में ये देखा जाता है। और अगर ये 5 साल के बाद भी, क्योंकि 5 साल से पहले तक तो बच्चों का ज्यादा प्रॉपर कंट्रोल नहीं आता, लेकिन 5 साल के बाद अगर बच्चा बेड वेटिंग करता है, इसको बेड वेटिंग भी कहते हैं, बेड वेटिंग करता है, तो ये काउंसलिंग की जरूरत है उस बच्चे को। जो काउंसलर है वो नोटिस कर सकते हैं कि बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है, क्या वो स्ट्रेस में है या बहुत ज्यादा थक जाता है, या बहुत सारे ऑर्गेनिक कंडीशंस होती हैं जैसे कि डिस्टर्ब्ड सेरिब्रल कंट्रोल ऑफ ब्लैडर, यानी कि उसका जो दिमाग से कनेक्शन है ब्लैडर का वो ठीक नहीं है, सही से काम नहीं करता जो बाकी आम इंसानों में करता है, या फिर किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट तो नहीं है, या फिर क्या न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन तो नहीं है। न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम है क्या वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो अगर ढंग से नहीं काम कर रहा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो कॉजेज है जब हमें पता चल जाए तो कॉजेज और भी हो सकते हैं, जैसे पर्सनल इमेच्योरिटी हो सकता है। बच्चा जाना ही नहीं चाहता वॉशरूम, वो सोचता है, डरता है वॉशरूम यूज करने से, उसको लगता है यार यहीं कर दो, क्या फर्क पड़ता है, मेरे कपड़े तो चेंज करा ही देंगे, बेड पे पड़ा रहूंगा, क्या है, क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह का ये पर्सनल इमेच्योरिटी होती है। इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, बच्चा कुछ ऐसी चीजें देखता है या खुद के इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है उस एज के हिसाब से, या उसने घर
घर में ऐसी कोई चीजें देखी हैं, या फिर फॉल्टी लर्निंग हो सकती है, उसने अपने से बड़ों को या किसी को देखा है जो ऐसा करते हैं एंड उसको उसके साथ कुछ पनिशमेंट वाला सिस्टम नहीं है, तो वो सोचता है मैं भी ऐसा करूं तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा नहीं होगा। डिस्टर्ब फैमिली इंटरेक्शन की वजह से भी हो सकता है, घर में गंदे माहौल है जो बच्चे को डरा देता है तो बच्चा ऐसी हरकतें करता है। हॉस्टिलिटी एंड एंजाइटी, ये भी कारण हो सकते हैं। जब हम काउंसलिंग करते हैं तो जो हमारा प्रोसीजर है यूज किया जाता है काउंसलिंग में, वो पेरेंटल काउंसलिंग भी इन्वॉल्व होती है। इसमें हमें उनके पेरेंट्स को भी काउंसिल करना पड़ेगा कि वो कैसे डील करे इस सिचुएशन को। और बहुत सारे लर्निंग बेस्ड प्रोसीजर्स हैं जो इफेक्टिव होते हैं और चाहिए पड़ते हैं, अलॉन्ग विद मेडिकल ट्रीटमेंट। उनको डॉक्टर्स दवाई भी देना पड़ता है समटाइम्स जब ये यूरिन कंट्रोल की प्रॉब्लम होती है, और बहुत अच्छे से काउंसलिंग करनी होती है। यही सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं उन बच्चों में जिन्होंने अभी तक टॉयलेट यूज करना नहीं सीखा। बॉवल मूवमेंट, बॉवल मूवमेंट मतलब पॉटी का पैसेज ऑफ स्टूल्स, उसको बॉवल मूवमेंट कहते हैं। तो जब बच्चा पॉटी के लिए भी टॉयलेट यूज नहीं कर रहा है और वहीं कपड़ों में ही करने की कोशिश कर रहा है या कर रहा है, वैसे ही उसने हैबिट डाल ली है, और ये अगर 4 साल की उम्र के बाद तक देखी जाए तो ये सर्टेनली एक प्रॉब्लम है बच्चे के साथ, बिहेवियरल प्रॉब्लम है जो हमें ट्रीट करवानी पड़ेगी। तो मेडिकली भी ट्रीट होती है और वैसे भी ट्रीट काउंसलिंग से भी ट्रीट करनी पड़ती है उसके साथ साथ। तो इसको जैसे मैंने ऊपर बताया था एनकॉर्परेसिस कहते हैं, जो बॉवल मूवमेंट की प्रॉब्लम होती है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द बिहेवियरल डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस जो हमने यहाँ पढ़ा। स्टार्टिंग इन्होंने दिया किस एज ग्रुप में स्टार्ट होती है और ये एडल्टहुड तक भी जा सकती है। सो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बिहेवियरल डिसऑर्डर्स ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। Thanks for watching this video. Do comment below my videos and like this video. Do share it with your friends and classmates. So do not forget to subscribe my channel and press the notification bell. Thanks for watching. Take care. Bye bye.